अगर आपने क्वेश्चन देख लिया होगा कि हमको क्या प्रोग्राम सोल्व करना है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक स्पेशल नंबर क्या होता है। तो स्पेशल नंबर देखने से पहले हम आपको कुछ टर्म्स के जो है इंट्रोड्यूस कराते हैं। सबसे पहले बताइए कि फैक्टोरियल क्या होता है, स्पेलिंग ठीक कर लेना इसकी। फैक्टोरियल क्या होता है किसी भी नंबर का। तो सपोज करिए मैं आपसे कहता हूं कि आप 15 का फैक्टोरियल निकालिए, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको जिस नंबर का भी फैक्टोरियल निकालना है, सबसे पहले देखिए कि फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कि मैं लिख रखा है यहाँ पर 10 के आगे और फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। इसका मतलब है आपको 10 का फैक्टोरियल निकालना है। तो अगर किसी भी नंबर का फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करना है, उस नंबर को लिखिए और उसके आगे आप एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दीजिए, तो ये फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे कि आपको 15 का फैक्टोरियल निकालना है, तो आपको क्या करना होगा, जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वो लिखना है और फिर उसकी मल्टीप्लाई करा देनी है सभी नंबरों से 1 तक का, एक एक घटाते हुए। जैसे कि 15 से लेकर 1 तक का कौन कौन नंबर आने वाले हैं, 14, 13 और ऐसे 12, और फिर ऐसे करते करते 1 तक मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे कि 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। मतलब पहले नंबर से जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल निकालना है उससे लेकर 1 तक का मल्टीप्लाई कराते चला जाइए और क्या आ जाएगा, 4 3 जो 12 2 जो 24। मतलब 4 का फैक्टोरियल कितना होगा, 24। तो ऐसे ही आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब स्पेशल नंबर से क्या कहना चाहता है, जैसे कि मैं आपसे कहने लगूं कि क्या 165 जो है स्पेशल नंबर है, तो इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं किस तरह से, हम वो जानेंगे। तो आपको क्या करना होगा, हर एक डिजिट का फैक्टोरियल निकालना होगा। ठीक है, हर एक डिजिट का फैक्टोरियल निकालना होगा और इन तीनों को ऐड कर देना होगा। अगर इन तीनों को ऐड करने पर सम यही एग्जैक्ट नंबर आए तो ये स्पेशल नंबर है। जैसे कि हम 1 2 1 ले लेते हैं, तो पहले 1 का फैक्टोरियल बताइए, 1 मल्टीप्लाई 1, ठीक है, तो 1 हो जाएगा। फिर 2 का फैक्टोरियल बताइए, 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा। फिर यहां पर चलिए 3 कर लेते हैं, 3 का फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो 6 + 2 8 + 1 9। तो क्या 9 जो है आपका 3 2 1 के बराबर है, बिल्कुल नहीं, इसीलिए ये एक स्पेशल नंबर नहीं होगा। तो आपको पता चल चुका होगा कि स्पेशल नंबर कैसे निकालते हैं। अब हम इसको प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इस अपने लॉजिक को। तो इस लॉजिक को हम यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को अलग अलग हिस्सों में तोड़ देंगे जिससे कि हमको आसानी हो। जैसे कि एक प्रोग्राम का हिस्सा क्या होगा, फैक्टोरियल निकालेगा वो नंबर का, ठीक है ना। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक फैक्टोरियल निकालना सीखना है। फिर दूसरा क्या करना है, जैसे कि 2 5 2 था, अब आपको 2 का फैक्टोरियल निकालना है, 5 का और 2 का फिर से। तो आपको क्या करना है, पूरे नंबर से बार बार एक एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करानी है। तो एक हमको क्या करना है, डिजिट को एक्सट्रैक्ट कराना है ना। और डिजिट को एक्सट्रैक्ट कराने के बाद फिर हमको फैक्टोरियल निकालना है, और फैक्टोरियल निकालने के बाद हमको सम करना है। तो हम अलग अलग मेथड्स बना के इनको सोल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि फैक्टोरियल बनाने के लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे। तो सपोज करिए मेरे पास एक वेरिएबल है int n = 7, ठीक है, और हमको क्या करना है, इसका फैक्टोरियल निकालना है। तो आप यहाँ पर अब ये देखिए, फैक्टोरियल निकालते वक्त होता क्या है, जो आपका n वेरिएबल है उसकी मल्टीप्लाई हम कराते चले जाते हैं, 4 3 2 1 तक चलाते चले जाते हैं। मतलब क्या होगा, हमारा जो वैल्यू होगी वो n से लेकर 1 तक चलेगी, और कितने में वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, वो बार बार -1 हो रहा है ना। n की वैल्यू क्या हो रही है, n -1 होती जा रही है हर बार। तो हम इसीलिए फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे और int i = n करा देंगे, है ना। n क्यों करा है हमने, क्योंकि n से 1 तक जा रही है। तो किससे जा रही है, n से। और क्या यहाँ पर i शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पर इस साइन का थोड़ा ध्यान रखना। आप यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि i लेस देन और इक्वल टू 1, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। क्यों, क्योंकि अगर सपोज करिए n की वैल्यू 7 है, तो 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 क्या होगा आपका, क्या 7 बड़ा है 1 से, उसके बराबर है, तो ये ट्रू होगा। लेकिन अगर आप कर देते हैं 7 लेस देन और इक्वल टू 1, तो क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 7 1 से कम तो है नहीं, बल्कि ये तो बड़ा होता है। इसलिए कॉमन मिस्टेक आप यहाँ पर करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा, और इसके बाद फिर क्या करना है आपको, यहाँ पर फिर से आप एक और गलती कर सकते हो कि i++ लिख दो यहाँ पर, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, i- लिखना है। अब i- क्यों लिखा, क्योंकि आप देखिए लूप के अंदर वैल्यू कैसे डिक्रीज होने वाली है, 7 फिर 6 5 4 3 2 1, ऐसे आप यहाँ पर देख रहे हैं वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसलिए हमने i- किया है। अगर वैल्यू बढ़ती है तो i++ करते हैं, है ना, जाहिर सी बात है। फिर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं int p, और इसके अंदर वैल्यू स्टोर करा देते हैं 1। अब मैंने 1 क्यों कराई, अब हम यहां पर ये देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम क्या करते हैं, p = p × i।
अब ये जो होगा, जब ये लूप पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा तो आपके p के अंदर जो है किसी भी नंबर का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो सपोज करिए इनके अंदर वैल्यू 7 है, तो i की क्या हो जाएगी, i की भी अब फिलहाल 7 हो जाएगी। 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ट्रू होगा, और फिर नीचे आएगा और p इक्वल टू, p की वैल्यू क्या है अब हमारी 1, और 1 मल्टीप्लाई i की वैल्यू आपकी 7 है तो 7 हो जाएगी p की वैल्यू, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा i माइनस माइनस होगा, अब i माइनस माइनस मतलब 7 से 6 हो जाएगी वैल्यू, और 6 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ट्रू होगा। फिर p की वैल्यू क्या होगी p, अब p मल्टीप्लाई मतलब p की वैल्यू 7 है और मल्टीप्लाई i, और i की वैल्यू क्या है 6 है। तो ऐसे करते करते अगली बार p की वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई 5 और फिर मल्टीप्लाई 4, और ऐसे करते करते 1 तक हो जाएगी। लेकिन जैसे कि आप क्या करते हैं, सम का वेरिएबल लेते हैं और उसके अंदर 0 वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं ऊपर। अगर मैं यहाँ पर 0 करता तो क्या होता, i की वैल्यू 7 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है ना, ट्रू होता। नीचे आता p इक्वल टू p, अब p की वैल्यू क्या है 0 और मल्टीप्लाई i की वैल्यू 7 मतलब ये 0, और अगली बार भी 0 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6, और ऐसे करते करते हमेशा आपका फैक्टोरियल 0 आता रहेगा और आपके प्रोग्राम में एरर आता रहेगा। तो ये कंसेप्ट था कि आप कैसे किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किसी भी नंबर से डिजिट को कैसे एक्सट्रैक्ट करें। जैसे कि एग्जांपल पर हम 765 ले लेंगे कि आपको 765 से एक एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट कराना है, तो हम ऐसा कैसे करेंगे। देखिए, अगर आप 765 मॉड्यूलस 10 निकाले और फिर आप क्या, आपको आंसर क्या आएगा 5 आएगा, है ना। 765 मॉड्यूलस 10 मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 5 ही तो आएगा। जैसे कि 765 है और आप उसको 10 से डिवाइड करते हैं तो फिर कितना आएगा 70 और 6 और 5, यहाँ पर 7 और 6 और 60 और फिर 5, मतलब आपका रिमाइंडर 5 आएगा। फिर आप क्या करते हैं 76 मॉड्यूलस 10 करते हैं तो कितना आएगा आपका 6 आएगा। फिर 7 मॉड्यूलस 10 कितना आएगा आपका 7 आएगा, है ना। जैसे कि आपने 7 को 10 से डिवाइड करा तो 10 0 0 और फिर यहाँ पर 0 और 7 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हो आपको तीनों डिजिट मिल चुकी है ना। आपको n नंबर दिया था और n नंबर के अंदर 765 स्टोर था, और आपने क्या किया सबसे पहले n नंबर को मॉड्यूलस 10 करा, ठीक है। मतलब 10 से डिवाइड करा, जो रिमाइंडर आया उसने आपको एक डिजिट दे दी। फिर आपने क्या किया, जो 765 था मतलब आपका जो n था उसको आपने 10 से डिवाइड किया। 10 से डिवाइड करने पर कितना आया आपका 76 आया, है ना। 76 का फिर से आपने मॉड्यूलस 10 किया और आपको 6 एक डिजिट मिल गई। अब 76 यानी कि n को आपने फिर से 10 से डिवाइड किया और आपको क्या मिला 7 मिला, और फिर 7 मॉड्यूलस 10 किया तो आपको 7 मिला, और यहां पर आकर आप रुक गए। कब रुके आकर, जब 7 डिवाइड बाई 10 जो होगा आपका 0 हो जाएगा। मतलब n क्या था, आपने n की वैल्यू बार बार चेंज की ना। पहले तो n की वैल्यू 765 थी, फिर आपने n की वैल्यू क्या कर दी n बाई 10 मतलब 76 हो गई। फिर आपने n की वैल्यू फिर से n बाई 10 कर दी मतलब 7 हो गई, और फिर क्या हो गई 7 बाई 10 आपकी 0 हो गई। मतलब जैसे ही n की वैल्यू 0 होती है आपने अपने लूप को रोक दिया, है ना। आपने मॉड्यूलस निकालना रोक दिया। मॉड्यूलस कब तक निकाला आपने, जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती थी। मतलब जब तक n की वैल्यू 0 से बड़ी थी तो आप मॉड्यूलस निकालते गए। 10 का यूज करके आपने मॉड्यूलस निकाला, और आपने जो रिमाइंडर था वो आपकी डिजिट दे रहा था, तो आपने हर एक डिजिट को एक एक डिजिट को निकाल लिया मॉड्यूलस 10 करके। तो यही लॉजिक हम लगाने वाले हैं। हम बार बार मॉड्यूलस करेंगे और बार बार उसको नंबर को 10 से डिवाइड करके नंबर की वैल्यू चेंज करते चले जाएंगे, और जैसे ही नंबर की वैल्यू 0 होती है तो हम अपने लूप को रोक देंगे। अब आप यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, फॉर लूप हम कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमको पता रहता है कि कितनी बार लूप चलेगा, और वाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमको पता नहीं रहता कि कितनी बार चलेगा। तो जैसे कि मैं आपको 765 दे दिया एक बार, और एक बार 1015 दे दिया, तो इस बार आपका लूप पता नहीं कितनी बार चलेगा, इसमें भी पता नहीं कितनी बार चलेगा। मतलब अलग अलग नंबर पे अलग अलग बार लूप चलेगा, कोई फिक्स नहीं है कि हाँ 5 बार ही लूप चलेगा। इसीलिए हम इस प्रोग्राम को करने के लिए वाइल लूप का इस्तेमाल करेंगे। और चलिए अपने जो है ब्लू जेबर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बना लिया स्पेशल नाम से, और स्कैनर क्लास भी इंपोर्ट करा लिया है क्योंकि हमको यूजर का इनपुट भी तो लेना है। इसीलिए चलिए हम शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले एक मेथड बनाएंगे जो किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालेगा। इसका मैं रिटर्न टाइप लॉन्ग ले लेता हूँ क्योंकि मुझको कई बार बड़ी बड़ी वैल्यू स्टोर करानी पड़ सकती है, तो कोई दिक्कत ना हो इसलिए हमने इसका लॉन्ग ले लिया। और इसके पैरामीटर्स में एक नंबर पास कराता हूँ जिसका ये फैक्टोरियल आपको निकाल के देने वाला है। तो लॉन्ग p इक्वल टू 1 कर देते हैं, जो कि फैक्टोरियल किसी इस n नंबर का स्टोर कराने वाला है, वो यही वेरिएबल है p। तो मतलब हम रिटर्न इस मेथड से किसकी वैल्यू कराएंगे p की, और चूंकि मेथड का रिटर्न टाइप लॉन्ग है तो इसका भी लॉन्ग ही होना चाहिए, ठीक है। और फॉर लूप लगाते हैं, हमको कहां से जाना है, n से जाना है, कहां तक जाना है 1 तक जाना है, और कैसे जाना है हमको एक एक घटते हुए जाना है। सॉरी यहाँ पर i करते हैं,
ठीक है। तो ऐसे हमको वहाँ पर जाना है। अब वहाँ पर जाने के बाद हमको क्या करना है, p मल्टीप्लाई इक्वल टू आई, मतलब p इक्वल टू p मल्टीप्लाई आई, और रिटर्न करा देना है आपको p की वैल्यू। तो ये मेथड तो बन गया। अब आप एक बात बताइए मुझको कि अगर मैं आपको कुछ स्टेटमेंट देता हूँ, ये बताना कि क्या वे स्टेटमेंट्स इक्विवेलेंट है। सम इक्वल टू फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3, ठीक है। और अलग से 3 स्टेटमेंट और देता हूँ, सम इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल 1, ठीक है, सम इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल 2, ठीक है, सम इक्वल टू सम प्लस फैक्टोरियल 3। ये मैंने आपको एक स्टेटमेंट ऊपर वाला है और ये 3 स्टेटमेंट नीचे के एक साथ है। तो आप ये बताइए क्या ये नीचे के 3 स्टेटमेंट और ऊपर का एक स्टेटमेंट सेम है? तो चलिए हम सपोज कर लेते हैं, हम क्या मानते हैं कि f1 की वैल्यू 2 है, f2 की वैल्यू 4 है और f3 की वैल्यू 6 है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 4 6 + 6 12, ठीक है, 12 हो जाएगी सम की वैल्यू ऊपर वाले स्टेटमेंट। अब हम तीनों स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं एक साथ। तो सबसे पहले तो सम की वैल्यू 0 होगी, 0 + 2 2 हो जाएगी, फिर से सम इक्वल टू सम प्लस f2। अब सम की वैल्यू 2 हो चुकी थी तो 2 + 4 6 और फिर से 6 + 6 12 हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट्स, सॉरी, जो नीचे के 3 स्टेटमेंट है और ऊपर का एक स्टेटमेंट है वो इक्विवेलेंट है। तो हम कुछ ऐसे ही लूप के अंदर डालते हैं कि s इक्वल टू s प्लस फैक्टोरियल है ना, हम कुछ ऐसे डालते हैं जैसे कि पिछले प्रोग्राम में भी हमने ऐसे प्लस करते चले गए थे। तो अब आपके कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। तो अब हम एक मेथड बनाते हैं स्टैटिक और इसका रिटर्न टाइप रखते हैं लॉन्ग और इसका नाम रख देते हैं सम, ठीक है। और इसको भी एक नंबर तो चाहिएगा, इसीलिए इसको भी हम एनी पास करा देते हैं। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं लॉन्ग सम इक्वल टू 0, ये जो है हर डिजिट के फैक्टोरियल का सम स्टोर कराएगा, मतलब फाइनल सम हमको ला कर देगा, ठीक है। तो अब आप ये बताइए कि आपका जो वाइल लूप है वो कहाँ तक चलने वाला है, क्योंकि अब आपको पता तो नहीं है कितनी बार चलेगा, इसलिए हमको वाइल लूप चलाना है। और हम पहले देख चुके हैं वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक n की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। तो हम वाइल लूप के अंदर कंडीशन डाल देते हैं n ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आपके अभी तक ये समझ में नहीं आया कि n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो आप इसको और एक्सपेंड कर लीजिए, इक्वल इक्वल यहाँ पर ट्रू लिख लीजिए। अब आपके थोड़ा समझ में आ चुका होगा कि जो n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जैसे कि 5 ग्रेटर देन 0 क्या है, ट्रू है ना। जैसे कि 5 ग्रेटर देन 0 आपका ट्रू आएगा, तो फिर वो चेक करेगा कि क्या ट्रू इक्वल इक्वल ट्रू है, क्या ट्रू इक्वल इक्वल ट्रू है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। तो आपके समझ में अब आ चुका होगा। अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ट्रू नहीं होता, मतलब फॉल्स इक्वल इक्वल ट्रू चेक करेगा तो फॉल्स आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। अब आपके पूरे इसको एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी बॉडी बनाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, अब हम एक वेरिएबल लेते हैं इंट डी, ये डिजिट स्टोर कराएगा हर बार एक एक डिजिट जो आने वाली है ना निकल के, मॉड्यूलस लगा के हम जो डिजिट निकालेंगे वो इसी के अंदर स्टोर कराएंगे। तो n मॉड्यूलस 10, ठीक है। और फिर क्या कराएंगे, सम के अंदर सम प्लस इक्वल टू क्या प्लस करा देंगे हम इस डिजिट का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, फैक्टोरियल के लिए हमने ऊपर मेथड बना चुका है, तो इसी मेथड को हम ऊपर से कॉल करेंगे और ये हमको मेथड जो है फैक्टोरियल निकाल के दे देगा इस डी डिजिट का, क्योंकि ये डी जो होगा ये ऊपर जाएगा n के अंदर और इसका फैक्टोरियल निकल के आपको वापस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब फैक्टोरियल एक स्टैटिक मेथड है, इसलिए हम इसको सीधा नाम से कॉल कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आप क्लास का नाम लिखे और डॉट लगाए फिर मेथड का नाम लिखे, आप सीधा मेथड का नाम लिख दीजिए अगर स्टैटिक मेथड, ऐसा भी चल सकता है। और फिर हमने क्या किया है, n की वैल्यू को मॉडिफाई करना है, इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, मतलब हर बार आखिरी की डिजिट जो निकलती है वो नंबर से भी निकल जाएगी। और फिर इसको बंद कर दिया, जैसे कि देखिए सपोज करिए आपके n की वैल्यू जो है भैया n इक्वल टू 767 है, ठीक है। तो नीचे जाएगा d के अंदर क्या आ जाएगा, 767 मॉड्यूलस 10 मतलब क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब सम इक्वल टू सम की वैल्यू तो फिलहाल 0 है, तो सम इक्वल टू 0 प्लस फैक्टोरियल ऑफ 7, ठीक है, फैक्टोरियल ऑफ 7 निकलेगा, जो भी फैक्टोरियल होगा 7 का उसके अंदर ये आ जाएगा, ठीक है। फिर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n डिवाइड बाई 10, मतलब 76 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 76। फिर ऊपर जाएगा क्या, 76 0 से बड़ा है, तो आपका आंसर होगा ट्रू। नीचे आएगा d की वैल्यू क्या होगी, n मॉड्यूलस 10, 76 मॉड्यूलस 10, मतलब इस बार d की वैल्यू 6 होगी। और फिर फैक्टोरियल निकलेगा 6 का और इस नंबर के अंदर फिर से प्लस हो जाएगा। और फिर ऐसे ही नीचे आएगा 76 डिवाइड बाई 10, अब 7 हो चुकी होगी n की वैल्यू, और ऊपर जाएगा 7 0 से बड़ा है, ट्रू होगा। नीचे आएगा और इस बार फिर से इसके अंदर 7 वैल्यू आएगी और इसके अंदर प्लस हो जाएगा 7 का फैक्टोरियल, और इस बार नीचे आएगा 7 डिवाइड बाई 10 0 होगा, ऊपर जाएगा क्या, 0 0 से बड़ा है, फॉल्स। तो ऐसे यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये इस सम के अंदर आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इसको रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न सम, ठीक है। हमने वैल्यू रिटर्न करा दी और अब हम मेन मेथड बनाते हैं अपना पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। एससी जरूरी नहीं है, आप एससी लिखे, यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। जैसे कि मैं इस बार एक्स ले लेता हूँ, यहाँ पर इक्वल टू न्यू स्कैनर, और ये सिस्टम डॉट इन स्ट्रीम की मदद से हमारा इनपुट लेता है। और अब हम प्रिंट कराते हैं यूज़र के लिए थोड़ा, जिससे कि यूज़र को पता लग जाए कि क्या वैल्यू हमको चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या देते हैं कि प्लीज़ एंटर अ नंबर, प्लीज़ एंटर अ नंबर, ठीक है। जब वो नंबर एंटर करेगा तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि वो स्पेशल है या नहीं। तो इंट एन, ठीक है, इंट एन इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुअल नंबर हमारे पास आ गया। अब हम सम कैसे निकालेंगे, सम के लिए हमने मेथड बना रखा है, तो सीधा इस मेथड को कॉल कराते हैं सम और इसके अंदर वैल्यू पास कराते हैं n। तो ये कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, हम इसको स्टोर करा लेते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए इसका रिटर्न टाइप क्या है, लॉन्ग, इसीलिए आपको एक लॉन्ग का वेरिएबल लेना पड़ेगा और मैं लॉन्ग n2 ले लेता हूँ। चलिए n2 इक्वल टू सम ऑफ n, ठीक है। अब कंडीशन क्या थी, अगर सम आपके इनपुट नंबर के बराबर हो तो वो स्पेशल नंबर होगा। तो हमारा सम किसके अंदर है, n2 के अंदर, और इनपुट नंबर n के अंदर। तो अगर n जो है बराबर होता है आपके n2 के, तो क्या है, वो एक स्पेशल नंबर है। तो हम प्रिंट करा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कि इट इज अ स्पेशल नंबर, ठीक है, इट इज अ स्पेशल नंबर, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा, वो स्पेशल नंबर नहीं होगा, है ना। दो ही तो कंडीशन पॉसिबल है कि या तो वो स्पेशल नंबर हो या वो स्पेशल नंबर ना हो। इट इज नॉट अ स्पेशल
नंबर, ठीक है। तो कुछ ऐसे हमने यहाँ पर किया और इस मेन मेथड को हमने बंद किया और फिर अपनी क्लास को बंद कर देते हैं और अपने कोड को कंपाइल करते हैं और फिर चेक करते हैं कुछ नंबर को। सॉरी, यहाँ पर मैंने फिर से एससी ले लिया क्योंकि एससी की यार आदत हो गई है, तो एक्स ले लेते हैं हम यहाँ पर और इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो कुछ हमने ऐसे किया और स्पेशल मेथड को हमने कॉल किया, प्लीज़ एंटर अ नंबर। चलिए 145 को चेक कराते हैं। तो 145 यार एक स्पेशल नंबर है, आपको पता होगा, ठीक है। चेक कर लीजिए इंटरनेट पर, 145 एक स्पेशल नंबर जरूर होगा। फिर 525 लेते हैं तो 525 एक स्पेशल नंबर नहीं है। तो कुछ ऐसे आपका प्रोग्राम बना सकते थे। एक बार फिर से आपको सोर्स कोड दिखा देते हैं और इससे आप जो है सबसे पहले आप क्या करिए करें कि जो आपको क्वेश्चन दिया हो उसको पहले खुद सोल्व करके देखा करें और फिर यहाँ पर वीडियो पर आया करें, ठीक है। तो ये आपका कोड था। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।